गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। ये हमने डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री पढ़ा था, जिसमें विलेजर्स को एक्सेस नहीं दिया जाता था फॉरेस्ट में, और अगर वो फॉरेस्ट में आते भी थे तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए आते थे। ठीक है, वो भी स्पेसिफिक फॉरेस्ट में ही आते थे। स्पेसिफिक पर्पस मतलब अगर उन्हें कोई बोट वगैरह बनानी होंगी तो वो फॉरेस्ट में लकड़ी काटने आ सकते हैं, या हाउस बनाने होंगे तो वो भी स्पेसिफिक फॉरेस्ट में, किसी भी जंगल में नहीं जा सकते। जो जंगल में जाने के लिए अलाउड थे उसी जंगल में जा सकते हैं। ये किस जंगल में जाने के लिए अलाउड थे? जो बेकार फॉरेस्ट थे, जो अंग्रेजों के काम के नहीं थे, उसमें जाने के लिए अलाउड थे। ठीक है, इनको अलाउ किया गया था, वो ये लोग उस जंगल में जा सकते हैं। वो भी अगर जाएंगे स्पेसिफिक फॉरेस्ट में, अगर वुड काटेंगे तो भी क्लोज सुपरविजन में। अगर कोई ब्रिटिश ऑफिसर होगा उसी की नज़र में, इट मीन्स वो रहेगा, सुपरविजन करेगा, तो उसी के रहते हुए वुड काटेंगे, बिना उनके सुपरविजन के वुड नहीं काट सकते। और अगर क्या करते हैं, वो अपने एनिमल्स वगैरह को चराते हैं तो उन्हें पनिश किया जाएगा। ठीक है, अगर वो बिना परमिशन के वुड इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो पनिश किया जाएगा। अगर वो फॉरेस्ट रोड से हॉर्स कार्ट और कैटल के थ्रू निकलते हैं तो पनिश किया जाएगा। इसलिए बोला गया हॉर्स कार्ट और कैटल के थ्रू निकलते हैं तो पनिश किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि वो लोग लकड़ियाँ काट के और हॉर्स या कैटल के थ्रू ढोकर, मतलब कैरी करके वो लोग छुपा सकते हैं। इसलिए अगर ये सब करते हैं तो उन्हें पनिश किया जाएगा। फिर समिन्स चैलेंज, ये नेक्स्ट पेज में है। अभी क्या हुआ था कि शिप बिल्डिंग की और रेलवेज़ की कंटिन्यूस डिमांड बढ़ती जा रही थी। ठीक है, बढ़ती जा रही थी। क्यों? क्योंकि ये जो डच थे, ये लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से लकड़ियाँ तोड़कर, टिम्बर तोड़कर शिप बिल्डिंग और स्लीपर्स बना रहे थे। इंट्रोडक्शन ऑफ अ फॉरेस्ट सर्विस। अब देखो 1882 में 2,80,000 स्लीपर्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम जावा एलोन। ठीक है, सिर्फ जावा से ही 2,80,000 स्लीपर्स एक्सपोर्ट किए गए। कहाँ से? कहीं बाहर, जैसे वहाँ के नीदरलैंड के लोग यहाँ आए थे, डच। ठीक है, तो सिर्फ यहीं से ही एक्सपोर्ट किए गए, जावा से एक्सपोर्ट किए गए। किसके द्वारा? डच के द्वारा। हाउएवर ऑल दिस रिक्वायर्ड लेबर टू कट। अब ये सब करने के लिए देखो लेबर लगती थी। ठीक है, लेबर लगती थी कि ट्रीज कट करने हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करना है, स्लीपर्स बनाने हैं, इन सब के लिए लेबर लगती थी। तो डच जो थे ना, उन्होंने क्या किया, रेंट लगा दिया। किसके ऊपर? ये सब जो होता था पहले, डच ने रेंट लगा दिया कि तुम जितनी खेती कर रहे हो उस एरिया पे हमको रेंट दे दो। द डच फर्स्ट इम्पोज रेंट ऑन लैंड बीइंग कल्टिवेटेड इन द फॉरेस्ट। ठीक है, ये उसके बाद बोले कि चलो रेंट मत दो, एक काम करो, तुम रेंट मत दो, तुम फ्री लेबर प्रोवाइड कर दो और बफेलोस प्रोवाइड कर दो ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ऐसा बोला गया। चलो ठीक है, रेंट से माफ़ किया, फ्री लेबर तुम लोग आके काम कर दो, और जो तुम्हारे यहाँ जानवर हैं वो दे दो ट्रांसपोर्टिंग के लिए। इफ़ दे, यहाँ पे लिखा है इन दी फॉरेस्ट, एंड देन एग्जेम्प्टेड सम विलेजेस फ्रॉम दिस रेंट इफ़ दे वर्कड कलेक्टिवली टू प्रोवाइड फ्री लेबर एंड बफेलोस फॉर कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर। ठीक है, अब इस सिस्टम को क्या बोला जाता था कि फ्री में जो लेबर दे रहे हैं और रेंट नहीं ले रहे हैं। ये जो इंडोनेशिया में आए थे ना डच, ये लोग रेंट नहीं ले रहे थे और फ्री लेबर प्रोवाइड करने के लिए बोल रहे थे। इस सिस्टम को कहा जाता है, दिस वॉज नोन एज ब्लेंडॉन-डाइस्टिन। ठीक है, जी साइलेंट इधर पे, ब्लेंडॉन-डाइस्टिन सिस्टम। लेटर इंस्टेड ऑफ रेंट एग्जम्पशन, अब बाद में क्या किया यहाँ पे, जस्ट इसका रिवर्स। पहले बोला रेंट नहीं लो, फ्री लेबर प्रोवाइड करो, फिर बोला कि एक काम करो, हम तुमको फ्री लेबर नहीं पैसे दे देंगे, पर उसके बदले में फिर तुम जितनी ज़मीन पर खेती करोगे उस पर रेंट भी देना। और उसके बाद क्या किया, लेटर इंस्टेड ऑफ रेंट एग्जम्पशन फॉरेस्ट विलेजर्स वर गिवन स्मॉल वेजेस बट देयर राइट टू कल्टिवेट फॉरेस्ट लैंड वॉज रिस्ट्रिक्टेड। पर उनको क्या बोल दिया गया कि जो तुम खेती कर रहे थे ना, इधर पे क्या बोला, जस्ट इसका अपोजिट है ना, कि रेंट दे देना और पैसे ले लो। अब रेंट दे रेंट तब देंगे ना जब तुम उनको विलेजर्स को खेती करने के लिए अलाउ करोगे, बट देयर राइट टू कल्टिवेट फॉरेस्ट लैंड वॉज रिस्ट्रिक्टेड। उनको बोल दिया गया कि तुम पर्टिकुलर इतने ही एरिया में खेती कर सकते हो। ठीक है, अब उनको रेंट पेमेंट तो दे रहे हैं, वेजेस दी जा रही हैं, उनसे रेंट भी लिया जा रहा है, पर उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि तुम इतनी ही एरिया में खेती कर सकते हो। तो अब वो लोग को वेजेस तो मिलेंगी, ठीक है, और अब खेती से वो बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे। अब समिन्स चैलेंज, ये कौन थे? 1890 की बात है। सुरिंतिको समिन एक पर्सन थे इंडिया के, इनका ये विलेज का नाम है। ये कैसा विलेज है? टीक फॉरेस्ट विलेज। इन्होंने ये कहा कि जितने भी ये ट्रीज़ वगैरह हैं, ये इसका मालिक कौन है? ट्रीज़, पहाड़, नदियाँ, इन सब का मालिक है जैसे नेचर। ठीक है, नेचर से हमें ये सब मिला है, इसकी किसी पर ओनरशिप नहीं है, कोई गवर्नमेंट ओन्ड नहीं है। जैसे हम अभी जैसे जनरल व्यू बात करें, कोई भी जंगल नहीं काट सकता बिना फॉरेस्ट ऑफिसर की परमिशन के, मतलब बिना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के परमिशन के। ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट जो है गवर्नमेंट है वो उसकी ओनर है, गवर्नमेंट ओनर नहीं है, गवर्नमेंट की सिर्फ अथॉरिटी है, वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। तो समिन का ऐसा क्वेश्चन था कि आप कौन होते हो फॉरेस्ट पर एक्सेस
मतलब हम लोगों का एक्सेस रोकने वाले, ये सब तो हमें नेचर से मिला है, विंड, वाटर और अर्थ, सो इट कुड नॉट बी ओन इट, आप लोग इसे ओन नहीं कर सकते। तो इन सब की बातों का ये जो समिन है, ये सब बातें लोगों तक फैलने लगी। सून अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट डेवलप्ड एमंग्स दोज हु हेल्प्ड ऑर्गेनाइज इट वर समिन्स सन इन लॉ। अब इनके जो सन इन लॉ थे, मतलब इनके दामाद, वो ये सब मूवमेंट, ये सब बातें फैलाने में हेल्प कर रहे थे। बाई 1907 3000 फैमिलीज वर फॉलोइंग हिज आइडियाज़। 1907 तक देखो, 1890 से 1907 तक लगभग 3000 फैमिलीज इनके आइडिया को फॉलो करने लगी। सम ऑफ द समिन्स प्रोटेस्टेड बाई लाइंग डाउन ऑन देयर लैंड एंड व्हेन द डच केम टू सर्वे इट, वाइल अदर्स रिफ्यूज टू पे टैक्सेस और फाइन्स और परफॉर्म लेबर। अब क्या होता था, समिन की ये बात फैलने लगी तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। प्रोटेस्ट कैसे करते हैं, जैसे जो भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स उस रोडों से निकलते थे, फॉरेस्ट रोड से निकलते थे, तो ये लोग क्या करते थे, वहाँ पे से लाइंग डाउन लेट जाते थे और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया टैक्स देने से और फाइन देने से और फ्री लेबर परफॉर्म करने से। तो ऐसे करके ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन, वॉर का डिफॉरेस्टेशन का क्या रिलेशन है वो मैं बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट इन इंडिया। वर्किंग प्लान्स वर अबेंडेंड एट दिस टाइम एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट ट्रीज फ्रीली टू मीट ब्रिटिश वॉर नीड्स। अब इधर पे क्या था, देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम बहुत नुकसान हुआ था फॉरेस्ट को। मेजर इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट कैसे, क्या हुआ था कि जैसे अंग्रेज़ों का क्या था, ये जो डच थे, इनका क्या था प्लान था प्रॉपर, जो 100 ट्रीज हमने लगाए हैं, हम 10 काटेंगे फिर 10 उगाएंगे, फिर 10 काटेंगे 10 उगाएंगे, ठीक है, ऐसा इनका प्लान था। पर क्या हुआ, जब वॉर आया ना, तो इन लोगों ने जितने भी इनके वर्किंग प्लान्स हैं ना, तो जितने भी इनके वर्किंग प्लान्स है सब बिगड़ गए। मतलब इन्होंने ये नहीं सोचा कि अब कितने उगाने हैं, कितने काटने हैं, ये लोग खाली ट्रीज काटते चले गए। क्यों, वॉर नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। अब सीधी सी बात है, वॉर हो रहा है तो अब ऐसा थोड़ी रिसोर्सेज बनाने में लगे रहेंगे, जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करेंगे और उनसे बचेंगे। इन जावा जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्यूपाइड द रीजन द डच फॉलोड। अब देखो इधर पे ये क्या है, इसके लिए पहले एक बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। जो जापानीज़ थे ना, ज़्यादा पावरफुल थे डच थे, ठीक है। तो अब वर्ल्ड वॉर चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, अब जापान भी क्या कर रहा था, वो भी हर जगह से जीतता हुआ, लड़ाई करता हुआ ये घुस गया कहाँ पे, इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में कौन थे, डच लोग थे, नीदरलैंड से डच लोग थे। और इंडोनेशिया के जावा में कौन थे, इंडोनेशिया के जावा में इंडोनेशिया के जावा में नीदरलैंड से डच लोग थे। इधर से जापान सबसे जीतता हुआ, सबको मारता काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब जापान इधर पे आया, अब डच को पता पड़ गया जापान आ रहा है, तो जापान ने डच ने क्या किया, अब जापान क्या है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, डच उसके सामने टिक नहीं पाएगा। तो फिर डच ने क्या किया, देखना। इन जावा जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्यूपाइड द रीजन, जापान के आने के पहले डच फॉलोड स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी मतलब बहुत ही बेरहमी से उन्होंने क्या किया, सोचा ये जो रिसोर्सेस हैं, ये अगर जापान के हाथ लग गए, ये जो 100 मिल में जितनी लकड़ियाँ पड़ी हैं, तो जापान और पावरफुल हो जाएगा। तो उसने सोचा हमको तो मिले नहीं है, हम दूसरों को भी नहीं मिलने देंगे। उन्होंने पूरे पेड़ वेड़ जला दिए, आग लगा दी, तोड़ फोड़ कर दी। डिस्ट्रॉइंग सॉ मिल्स एंड बर्निंग ह्यूज पाइल्स मतलब होता है ढेर ऑफ जाइंट टीक लॉग्स सो दैट दे वुड नॉट फॉल इनटू जापानीज हैंड। फिर जापान वाले आए तो सॉ मिल तो इन लोगों ने जला दी थी। अब जापान आए, जापान वाले ने देखा जो टिम्बर के पेड़ लगे हैं वो जापान वाले उठा के चले गए, है ना। मतलब एक ने तो सॉ मिल को आग लगा के चले गए, जापान वालों ने देखा पेड़ लगे हैं तो ये जापान वाले उठा के चले गए मतलब काट कर ले गए। जापानीज देन एक्सप्लॉइटेड द फॉरेस्ट रेकलेसली मतलब लापरवाही से फॉर देयर ओन वॉर नीड्स, फोर्सिंग फॉरेस्ट विलेजर्स टू कट डाउन फॉरेस्ट। और वो भी खुद नहीं, यहाँ के विलेजर्स को फोर्स किया कि फॉरेस्ट कट करो। अब मैनी विलेजर्स यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड कल्टीवेशन इन द फॉरेस्ट। देखो सब कुछ तहस नहस हो चुका है। अब जो कल्टीवेटर्स थे, है ना, उनका तो रिस्ट्रिक्शन था, डच वालों ने लगाया था। अब इन्होंने भी देखा वॉर चल रहा है तो इस बात का फ़ायदा उठा के इन्होंने क्या किया, खेती करना शुरू किया। तो मतलब जितना इनका रिस्ट्रिक्टेड एरिया था उससे ज़्यादा एरिया में खेती करना शुरू किया, अपनी चीज़ें इकट्ठे करते गए। देखा कि अब तो टाइम मिल गया है, मौका मिल गया है, वो दोनों वॉर में बिजी हैं, तो ये लोग वो सब एरिया अपना अंडर कल्टीवेशन बढ़ाने लगे। अब वॉर के बाद क्या हुआ, डच ऐसा सोचेगा कि हम वापस इस पर कंट्रोल पा लें, पर ऐसा हो नहीं पाया था, है ना। आफ्टर वॉर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्राइड टू कैप्चर फॉरेस्ट बट डिडेंट। आफ्टर द वॉर इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस टू गेट दिस लैंड बैंक। As in India, people's need for agriculture land has brought them into conflict with the forest department's desire to control the land and exclude people from it. जो इंडिया के पीपल थे जो इंडोनेशिया के पीपल थे, है ना, इनकी और फॉरेस्ट वालों की जो कन्फ्लिक्ट हो गया था, अब पूरी तरीके से इन्होंने लैंड बढ़ा लिया था, तो अब वापस से जो डच है वो इस पर कंट्रोल नहीं बना पाया था।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या चाहता था कि पीपल्स को से एक्सक्लूड कर दिया जाए, पर पीपल्स तो फाइनली फॉरेस्ट पे डिपेंड थे, तो ऐसा नहीं हो पाया। फिर न्यू डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट्री, अब ये कंक्लूडिंग लास्ट टॉपिक है। सिंस द 1980 गवर्नमेंट अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका हैव बिगन टू सी द साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड द पॉलिसी ऑफ कीपिंग फॉरेस्ट कम्युनिटीज अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट हैज रिजल्टेड इन मैनी कन्फ्लिक्ट। अब देखो, सिंस द 1980 से एशिया और अफ्रीका दोनों ने ऑब्जर्व किया कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो होती है, ये जो जैसे ये लोग चला रहे थे, उसमें क्या होता था कि जो कम्युनिटीज़ है, फॉरेस्ट कम्युनिटीज़, उनको बाहर निकाला जाता था उसकी जो ट्राइबल पीपल्स है कि हटो, जंगल काटते थे, तो इसकी वजह से बहुत कन्फ्लिक्ट अराइज होते थे। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रेदर देन कलेक्टिंग टिम्बर हैज़ बिकम अ मोर इम्पॉर्टेंट गोल। मतलब कारण क्या था? प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करना। टिम्बर क्यों उगाया जा रहा है? ताकि हमारा प्रॉफिट हो। इसलिए मोटिव नहीं था कि हाँ फॉरेस्ट होगा तो अच्छा रहेगा, नहीं, हम इसलिए फॉरेस्ट को प्रिजर्व करते थे, इसलिए कंजर्व करते थे क्योंकि हमें उससे टिम्बर मिलेगा, या जो ये इंडोनेशिया में डच आए थे, क्यों? ताकि हम उससे प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट मोटिव नहीं था, मोटिव क्या था? rather than collecting timber has become most important goal. The government has recognized that in order to meet this goal, the people who live near the forest must be involved. तो गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा, अगर हम लोगों को चलो ये गोल भी पूरा करना है, फॉरेस्ट उगाना है, फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, तो जो आसपास फॉरेस्ट में लोग रहते हैं, ठीक है, वो उनका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, क्योंकि वही बहुत अच्छे से फॉरेस्ट को जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर उस पर डिपेंड है, वो फॉरेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इनसे बेहतर और कोई कंजर्व नहीं कर सकता। आपने देखा होगा पिछले वीडियोस में मैंने ये भी बताया था कि वो लोग अपने गार्ड वगैरह रखते थे जो फॉरेस्ट की रखवाली करता था, एनिमल हंट करते थे, ठीक है। द गवर्नमेंट, ये हो गया। इन मैनी केसेस अक्रॉस इंडिया फ्रॉम मिजोरम टू केरला, डेंस फॉरेस्ट हैव सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज विलेजर्स प्रोटेक्टेड देम इन सेक्रेड ग्रूव्स। देखो, इन सब एरियाज़ में जो घने फॉरेस्ट हैं क्यों सर्वाइव कर पाए हैं? क्योंकि आसपास के जो विलेजर्स थे उन्होंने प्रोटेक्ट किया है, तभी ये टिक पाए हैं फॉरेस्ट, ठीक है। प्रोटेक्टेड देम इन सेक्रेड ग्रूव्स। सेक्रेड ग्रूव्स मतलब उनको पेड़ पौधों की पूजा करते थे, और पेड़ पौधों की पूजा करते थे तो वो लोग उसको इतना बुरी तरीके से नहीं काटते थे, ठीक है, या उनकी इज्जत करते थे। जितना काटते थे उससे ज़्यादा वो उगाते थे। तो सेक्रेड मतलब उनको जैसे नदियों की पूजा करते हैं ना, तो उनको ऐसा होली प्लेस, जैसे होली थिंग मानते थे, मतलब पवित्र चीज़ें। और वहाँ पे जो कमिटीज़ हैं उनका नाम है सेक्रेड ग्रुप्स नोन एज सारनास, देवराकोडू, कन, राय एक्सेट्रा। अब ये क्या है? ये विलेजेस प्रोटेक्ट देम इन सेक्रेड। अब ये जो विलेजेस हैं ना, उनकी जो कमिटीज़ हैं उनका नाम है। सम विलेजेस हैव बीन पेट्रोलिंग देयर ओन फॉरेस्ट। कुछ विलेजेस खुद अपने फॉरेस्ट की पेट्रोलिंग करते थे, रखवाली करते थे। विथ ईच हाउस होल्ड टेकिंग इन टर्न्स इंस्टेड ऑफ लिविंग इट टू दी फॉरेस्ट गार्ड। मतलब फॉरेस्ट गार्ड को देने की बजाय वो लोग खुद रखवाली करते थे, टर्न बाई टर्न। लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज एंड इन्वायरमेंटलिस्ट टुडे आर थिंकिंग ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। मतलब अब जो लोकल इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो जोग्राफी की नॉलेज होती है, इन्वायरमेंटलिस्ट, ये सब लोग, अब ये लोग क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूस फॉरेस्ट को बचा रहे हैं, और जो स्पीशीज़ फॉरेस्ट की हट रही हैं उन्हें एक्सटिंक्ट होने से रोक रहे हैं। थैंक यू। ओवर। दिस चैप्टर इज़ ओवर।